हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर की बात किया था। सेल्फ रिपोर्ट मेजर जिसमें हम पर्सनैलिटी असेसमेंट की बात कर रहे हैं। ओके। सेल्फ रिपोर्ट मेजर। अब इसमें हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोजेक्टिव टेक्निक। सेकेंड नंबर। तो देखो उसमें सेल्फ रिपोर्ट मेजर में कुछ कमियां हैं, वो तो हमें समझ आ गया। लेकिन एक चीज और ये क्या था, इसका ये एक डायरेक्ट मेथड। ये क्या है? डायरेक्ट मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। ठीक है। ये क्या था? एक डायरेक्ट मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट भी था। तो आप यहाँ पे समझते हैं द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट डिस्क्राइब्ड एज सो फार नोन एज डायरेक्ट टेक्निक्स। तो यानी कि जो अभी हमने बात किया वो डायरेक्ट टेक्निक। जो सेल्फ रिपोर्ट मीजर था उसमें चाहे वो 16 PF हो, चाहे वो क्या कहते हैं EPQ यानी कि आइसेन आइजेन पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर, या MMPI मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, ये चाहे तीनों ही क्या थे? डायरेक्ट। डायरेक्ट टेक्निक क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता था, वो वही इंफॉर्मेशन थे जो वो लोग इंफॉर्मेशन देते थे, यानी कि जो सब्जेक्ट थे, यानी कि जिनके ऊपर परफॉर्म किया जाता था टेस्ट, वो जो इंफॉर्मेशन देते थे हम उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। हम उन्हीं से आंसर देते थे। यानी कि अभी तक उन सब टेस्ट में क्या हुआ कि हम केवल उन्हीं इंफॉर्मेशन पे रिलाई करते थे, उन्हीं इंफॉर्मेशन पे रिलाई करते थे जो वो लोग देते थे। यानी कि अब समझो कि अभी मैंने जिसका, जैसे कि मान लो कि अब कोई एक पर्सन है ए, उसको मैंने ये फॉर्म दिया फिल करने, तो भाई इस पर्सन ने, ए ने जो भी इस फॉर्म में फिल किया होगा, अगर हमने उसी को डायरेक्टली यूज किया और उसी के ऊपर हम क्या हो गए? रिलाय, उसी के ऊपर हम डिपेंडेंट हो गए कि जो पर्सन इसमें जो लिखा होगा वो सही है, तो ऐसे चीज को बोला जाता है डायरेक्ट टेक्निक। ओके। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे? इसके एग्जाम्पल अभी तो मैंने बताया, MMPI, दूसरा EPQ, तीसरा 16 PF, ये सब क्या थे? डायरेक्ट। तो अभी और यही ये किसके पार्ट थे? सेल्फ रिपोर्ट मेजर के भी पार्ट। सेल्फ रिपोर्ट मेजर के भी पार्ट थे। इतना बात समझ आ गया। नाउ अब हम बात करें, यानी कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर खुद में ही अपने आप में डायरेक्ट मेथड है या डायरेक्ट टेक्निक। लेकिन अब क्या होता है, कभी कभी पर्सन क्या होते हैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना ही नहीं चाहते। यानी कि कभी भी कोई पर्सन अपने प्राइवेट फीलिंग को बताने में, हो सकता है वो ना ही बताना चाह रहे हैं, कोई अपनी थॉट्स को ना बताना चाह रहे हैं, कोई अपने मोटिवेशंस को ना बताना चाह रहे हैं। तब हम कैसे जानेंगे? उनके चीजों को हमें समझना है, तब हम कैसे? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो लोग कुछ ऐसे काम करते हैं जो सोशल डिजायरेबल मैनर में नहीं है। मतलब कि हमें कभी कभी ऐसा आंसर देना पड़ता है कि जो सोशली डिजायरेबल हो। वही वाली बात मैंने जो एग्जांपल बताया था कि कोई चोरी कर रहा है तो थोड़ी ना ये बोले भाई नहीं नहीं मैं तो चोरी करता हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो पर्सन चोरी करता है या नहीं करता है, या वो पर्सन चोरी करती है या नहीं करती। इस चीज को समझना पड़ेगा। इस चीज को समझने के लिए आपको यहाँ पे क्या हुआ कि एक साइको एनालिटिक थ्योरी ने बोला भैया कि देखो, अगर जितना भी आपका जो बिहेवियर होता है वो गवर्न किसके द्वारा होता है? अनकॉन्शियस मोटिव के थ्रू। यानी कि साइको एनालिटिक थ्योरी ने बोला है कि भाई जो आपका जो बिहेवियर है वो किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? अनकॉन्शियस मोटिव्स। अब लेकिन जब आप आंसर दे रहे होते तब तो आप कॉन्शियस मोटिव्स में आंसर दे रहे होते कि अच्छा भाई कि मैं तो चोरी नहीं करता हूँ, मैं तो ये नहीं करता हूँ, या मैं तो ये नहीं करती हूँ, मैं तो वो नहीं करती। दीज थिंग्स आर भाई कि ये तो कॉन्शियसली है। लेकिन जो साइको एनालिटिक थ्योरी है वो क्या कह रही है कि हमारी चीजें किससे चलती हैं? अनकॉन्शियस मोटिव से चलती है। यानी कि जो डायरेक्ट मेथड्स होते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट के, क्या वो हमारे अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ बिहेवियर को क्या वो अनकवर कर सकते हैं? नहीं। तो ठीक है। तो यानी कि ध्यान रख लो कि जो डायरेक्ट मेथड्स हैं वो हमारे अनकॉन्शियस पार्ट को, माने यानी कि हमारे दिमाग में जो अनकॉन्शियस पार्ट है उसको क्या कहते हैं कि अनकवर नहीं कर सकते। इसलिए दे फेल टू प्रोवाइड अस विद रियल पिक्चर ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। यानी कि क्या होता है
कि जो डायरेक्ट मेथड होते हैं वो रियल पिक्चर दे ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि भाई उसमें लोग कॉन्शियसली आंसर देंगे ना कि भाई मैं तो चोरी नहीं करता, भले ही वो चोरी कर रहे होंगे। मैं तो क्या कहते हैं कि किसी के साथ में मतलब कि लाइक मैं तो दहेज नहीं मांगता हूँ, लेकिन मांगते ही नहीं होंगे। तो ऐसा कुछ है भाई कि ये चीज कैसे पता चलेगी, ये चीज कैसे पता चलेगी? इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके अनकॉन्शियस माइंड को समझना होगा। अनकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स अपनाना पड़ता है, यानी कि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ असेसमेंट। और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ असेसमेंट में क्या आ जाता है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ असेसमेंट में क्या आ जाता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक। ध्यान रख लीजिए, प्रोजेक्टिव टेक्निक जो होता है वो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ असेसमेंट है। ओके, ये जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है वो क्या है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ असेसमेंट, प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो अब ये किसके, हाँ तो समझ आया कि ये क्या कहते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड किस लिए, ताकि उनके अनकॉन्शियस माइंड को समझे सके, अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ बिहेवियर को समझा जा सके। ओके, इसको समझना है हमें, उनके अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ बिहेवियर को समझना है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओके, इतना बात आपको समझ आ गया। तो अब इसके कुछ तो देखो, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स वर डेवलप्ड टू असेस अनकॉन्शियस मोटिव्स, अनकॉन्शियस मोटिव्स और फीलिंग्स को समझना था, तो इसलिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स लाया गया। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इसलिए लाया गया ताकि उनके अनकॉन्शियस मोटिव और उनके अनकॉन्शियस फीलिंग्स को समझा जा सके। अच्छा, इस टेक्निक का कुछ एजम्पशन है, ये टेक्निक का क्या एजम्पशन है कि भाई कि दैट अ लेस स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, अब देखो जो भी तुम्हारी आंखों के सामने आता है वो है स्टिमुलस। जो भी मतलब यहाँ पे पर्सन की बात नहीं हो रही है, नहीं सोचो कि जो भी पर्सन मेरी आंखों के सामने आता है तो वो हो गया, नहीं। जो भी वस्तु, कोई भी चीज इंसान भी हो सकती है भाई वो, कोई जानवर भी हो सकता है, कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो सकता है, एक कोई फोटो ही हो सकती है, कोई कागज ही हो सकता है, कोई वायर ही हो सकता है, कोई भी चीज होगी वो आपकी स्टिमुलस होती है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इस प्रोजेक्टिव टेक्निक में क्या किया जाता है, लेस स्ट्रक्चर, मतलब बढ़िया से स्ट्रक्चर नहीं होगा ताकि उसको तुम डायरेक्टली समझ ना सको, समझे? इसमें क्या होता है, लेस स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस लाया जाता है, स्टिमुलस आपके सामने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा जिसमें क्या होगा कि आपको बोला जाएगा अब आप अपने फीलिंग्स, अपने डिजायर्स, आप अपने नीड्स फटाफट बोलो इस सिचुएशन में। ओके, ओके, आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है इसमें, इसमें आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस, अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाएगा। स्टिमुलस का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया कोई भी आपको पिक्चर हो सकता है, कोई भी चीज या कुछ भी ऐसा चीज होगा जो एक्चुअली में मतलब कि स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नहीं मतलब बढ़िया से तुम्हें समझ नहीं आने वाली कि ये क्या चीज है, जस्ट वो आपके माइंड को रीड करने के लिए ऐसी चीज लाई जाती है कि अच्छा अब आपके माइंड में क्या चीज आता है। आपने एक रस्सी पकड़ी, आपको रस्सी को लगा कोई ये सांप हो सकता है, लेकिन वो तो है रस्सी, क्योंकि आप सांप से डरते हो तो आपको पता चलेगा अच्छा ये पर्सन सांप से डरता है, तभी तो पता चल जाएगा क्या, समझ आएंगे, स्टिमुलस। ओके, ओके, क्लियर, कि आपको एक कोई ऐसे रस्सी पकड़ा दिए गए या ऐसे रस्सी फेंक दिए गए हैं रास्ते में और आपको ऐसे ले जाया गया और दूर से दिखा दिया गया भाई देखो ये क्या है, तो तुम फटाफट डर जाओगे। जब डर जाते हो पता चल जाता है कि अच्छा ये तो भाई सांप से डरते हैं, यानी कि ये पर्सन लड़का या लड़की जो भी है सांप से डरते हैं या डरती है। इससे तुम सोच करके अच्छा भैया अब तो इसको मेरे बारे में पता चल, तो ऐसी चीजें होती हैं कि मतलब वो अनस्ट्रक्चर्ड सुन होंगी, अचानक से तुम्हें दिखाई देगा अच्छा ये भूत है क्या अभी, ये तो कुछ हो रहा है मेरे साथ, ये क्या है, मतलब कोई चीज मतलब अनस्ट्रक्चर मतलब नहीं डिफाइंड, जो क्लियरली नहीं डिफाइंड, सीधे सीधे लैंग्वेज में बोलो क्लियरली नहीं डिफाइंड है, ऐसी चीजें जो होंगी वो आपकी फीलिंग्स को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी डिजायर्स को, आपके नीड्स को उस सिचुएशन में आपको वो समझा जाएगा, तो आपके फटाफट आपको बातों को पता चल जाएगा, आपके दिमाग को पढ़ लेंगे वो लोग। ठीक है, तो दी प्रोजेक्शंस आर इंटरप्रेटेड बाय एक्सपर्ट्स। अच्छा, जो आप उस टाइम पे बोलोगे या उस टाइम पे आप जो समझते हो उसको एक्सपर्ट समझते हैं, ऐसे नहीं, मतलब कि ज्यादा जो लोग होंगे
वो नहीं है ऐसे कि कोई भी आकर के एरा गैरा आकर के आपका टेस्ट लेने लगे, नहीं 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 नहीं, नहीं। कोई एक्सपर्ट ही होंगे, वही टेस्ट ले रहे होंगे। ठीक है। अ वेराइटी ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड। अच्छा, अलग अलग टाइप की प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, बहुत सारी अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। सच में बता रहा हूँ, बहुत सारी हम पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है। दे यूज वेरियस काइंड्स ऑफ स्टिमुलस मटेरियल। उनके स्टिमुलस मटेरियल्स भी अलग अलग होते हैं, उनके स्टिमुलस मटेरियल्स भी अलग अलग होते हैं। इवन उनके सिचुएशंस भी अलग अलग होते हैं। हाँ, उनके स्टिमुलस मटेरियल भी अलग होते हैं, उनके सिचुएशंस भी अलग होते हैं। इवन मतलब कि उनकी टेक्निक्स भी अलग अलग टाइप की, बहुत सारी इन्होंने प्रोजेक्टिव टेक्निक बना रखी है। कुछ ऐसी होती है जो, क्या होता है कि एसोसिएशंस विद स्टिमुलाई, लाइक कि उसके साथ में कुछ वर्ड्स होंगे, या कुछ उसमें मतलब कलर्स हो गए, ऐसा कुछ ना कुछ होगा, और उसको आपको समझना है कि ये क्या वर्ड्स हो सकता है। ठीक है। ठीक है, ये आपको समझना है। सब इन्वॉल्व स्टोरी राइटिंग अराउंड। कभी कभी क्या होता है कि कुछ में आपको एक पिक्चर दे दी जाएगी, अब आपको वो पिक्चर दी गई, आपको बोला गया आप इस पे कहानी लिख दो। आपने वो पिक्चर देख करके आपने कोई कहानी लिख दी। अब उनको पता चल जाएगा, अच्छा आपके दिमाग में ये चल रहा था, तभी आपने इस पिक्चर की ये कहानी लिख दी। या कभी कभी आपको सेंटेंस कंप्लीशन दे दिया जाएगा, सेंटेंस कंप्लीशन लाइक दे दिया जाएगा कि योर टीचर इज, योर टीचर इज। अब फटाफट आपने क्या किया, ऐसे डैश लगा दिया। अब जाके जगह दे दिए, अब आप फिल करोगे यहाँ पे। आप लिख देते हो माई, योर टीचर इज, तो आप आगे लिख दोगे दैट, या सॉरी, माई टीचर इज यहाँ पे, माई टीचर इज। ओके, माई टीचर इज। तो यहाँ पे आप लिखोगे बैड, या तो ये भी लिख सकते हो गुड। आप जो भी चाहो वो लिख सकते हो, कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, गॉट इट। मुझे लग रहा है आपको ये समझ पक्का आ रहा होगा, पक्का ही आ रहा होगा कि ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। अच्छा, प्रोजेक्टिव टेक्निक में हमें कुछ भी दे दिया जाएगा, और फिर उसको हम जो भी बोलेंगे उसके हिसाब से वो हमारी माइंड को समझ लेंगे, और जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होगा वो समझ लिया जाएगा। ये सिंपल सी बात होती है। ओके, मुझे लग रहा है ये आपको पक्का समझ आ गया ही कुछ। अच्छा, कभी कभी क्या होता है सेंटेंस कंप्लीशन होता है, कभी कभी क्या होता है एक्सप्रेशन थ्रू ड्राइंग्स। आपको कोई ड्राइंग ड्रा करने के लिए बोल दिया जाएगा, अब वो आपकी ड्राइंग को देख करके वो समझ लेंगे भाई, अच्छा आपके दिमाग में ये चल रहा है क्या। ओके, गॉट इट। अच्छा, भले ही अभी जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सारे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होते हैं, बहुत सारी होने वाली है। उसमें से क्या कहते हैं कि कुछ, सब में कुछ चीजें कॉमन है। सब में कुछ चीजें, जितनी भी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होंगी उसमें सब में कुछ चीजें कॉमन है। वो पांच चीजें मैं आपके सामने, वो पांच चीजें आपके सामने, 1 2 3 4 5, कौन कौन सी पांच चीजें। स्टिमुलाई आर रिलेटिवली और फुल्ली अनस्ट्रक्चर्ड, जैसे कि अभी मैंने बोला था कि जो स्टिमुलाई होता है, यानी कि जो आपकी आंखों के सामने आने वाली चीजें हैं, वो पिक्चर है, क्या कहते हैं कि जो जो क्या कहते हैं कि समझ लो कि कोई भी चीज जो भी आने वाली है, जो भी स्टिमुलाई आने वाली है, वो क्या है, अनडिफाइंड है। यानी कि वो पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं होगी, उसमें आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी ही होगी, मतलब कि वो पूरी तरीके से क्लियरली आपको दिखाई नहीं देने वाली है। आप उसमें कुछ ना कुछ अपना तरीके से सोचोगे ही सोचोगे। The person being assessed is usually not told about the purpose of assessment. कभी कभी वो जो पर्सन होते हैं ना, उनको अपना, कि मतलब कि उस पर्सन को जिसका टेस्ट लिया जा रहा है, तो उसको ये भी नहीं बताया जाता कि भाई तुम्हारा हम इसलिए असेस करना चाहते हैं, हम तुम्हें इसलिए असेस करना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं बताया उस पर्सन को। कभी कभी उसको मेथड ऑफ स्कोरिंग भी नहीं बताया जाता, मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन भी नहीं बताया जाता। अच्छा, उस पर्सन को एक बात जरूर बताई जाती है, उस पर्सन को ये बात बताई जाती है, भैया जो इसमें जो आंसर्स लिखे हैं ना, ना तो कोई करेक्ट है ना तो कोई इनकरेक्ट है, इसलिए भैया थोड़ा सा सही से रिस्पॉन्ड, या दीदी थोड़ा सा सही से रिस्पॉन्ड दो। क्यों? क्योंकि इसमें कोई समस्या, मतलब कि कोई आंसर सही नहीं कोई गलत नहीं, इसलिए मतलब कि जो भी भैया दीदी हो वो सही से आंसर। ओके, मुझे लग रहा है आपको ये बात समझ आ गई। अगला, ईच रिस्पॉन्स इज कंसिडर्ड टू रिवील अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। जितने भी रिस्पॉन्स होंगे ना भाई, उससे कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा तुम्हारे, उससे कुछ ना कुछ तो उनको पता चल जाएगा तुम्हारे बारे में कि अच्छा तुम ये सोच रहे थे, अच्छा तुम ये सोच रहे थे। ये सारी बातें उनको कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा पक्का। ठीक है, ये चौथा बात। पांचवा, स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। भाई अब देखो, हमारे मन की बात, अब वो तुम कैसे समझ पाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ तुम अपना लगाओगे भाई, तुम भी तो अपना बायसनेस दिखाओगे ना, मतलब तुम भी, मतलब यहाँ पे जो लोग इंटरप्रेट करने वाले हैं वो भी तो कुछ ना कुछ अपना बायसनेस दिखाएंगे। ओके, गॉट इट। अब चलो आगे बढ़ते हैं।
प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो होते हैं थोड़ा सा ये साइकोमेट्रिक टेक्निक से अलग होते हैं, ध्यान रख लो। तो कल को क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, मैडम ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती है कि भैया प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, हाउ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर डिफरेंट फ्रॉम साइकोमेट्रिक टेस्ट। हो गया क्वेश्चन तैयार, 2 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार, क्वेश्चन पेपर मुस्कुराएगा, आप रोगे। इससे अच्छा क्या करो, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कैसे डिफरेंट होते हैं यहाँ से हम पढ़ करके जाएंगे और आंसर लिख करके आएंगे, ओके। और फिर हम मुस्कुराएंगे और पेपर रोएगा, ओके। दे कैन नॉट बी स्कोर्ड इन एनी ऑब्जेक्टिव मैनर। ध्यान रख लो, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कैसे, प्रोजेक्टिव टेक्निक तो कभी भी ऑब्जेक्टिव मैनर में स्कोर ही नहीं कर सकते। पहला चीज, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स तो क्या आप ऑब्जेक्टिव मैनर में स्कोर कर सकते हो, नहीं। प्रोजेक्टिव टेक्निक में आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस मिलेगी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं मिलेगी। प्रोजेक्टिव टेक्निक में आपको कैसी एनालिसिस मिलने वाली है, क्वालिटेटिव। प्रोजेक्टिव में कैसी एनालिसिस मिलने वाली है, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुड, बैड, फैट, ये सब चीजें होती हैं। कभी ऐसा नंबर आता है क्या, 1 2 3 4 5 आता है क्या, नहीं। तो क्वालिटेटिव में 1 2 3 4 5 आता है क्या, नहीं आता। तो इसलिए जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है इसमें क्या आ जाएगा, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस। प्रोजेक्टिव टेक्निक में क्या होता है और क्या चीजें क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव मैनर में, ओके। ऑब्जेक्टिव मैनर में नहीं होते, ऑब्जेक्टिव मैनर में नहीं, ऑब्जेक्टिव मैनर में नहीं होते। गॉट इट, गॉट इट। नेक्स्ट। अच्छा, अब हम कुछ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहला है रोड्स ऑफ इंक्लूड टेस्ट। सबसे पहला क्या है, रोसा इंक्लूड टेस्ट। सबसे पहला कौन सा है, रोसा इंक्लूड टेस्ट। इसमें देखो क्या है, इसको बनाया किसने था, हर्मन रोसा। हर्मन रोसा ने बनाया था ये टेस्ट। इस टेस्ट में क्या है, 10 इंक ब्लॉट्स, 10 इंक ब्लॉट्स है। इंक ब्लॉट का मतलब समझ लो धब्बे। इंक ब्लॉट्स का मतलब ज्यादा कुछ नहीं, धब्बे, स्याही से बने हुए धब्बे, ओके। अच्छा, 5 ऑफ देम इन ब्लैक, 5 उसमें से तो ब्लैक ही, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। 5 उसमें से ब्लैक एंड व्हाइट है, और जो 2 उनमें से है वो रेड है, 2 उनमें से रेड है। एंड रिमेनिंग 3, जो बचे 3, देखो भैया 5 उसमें से क्या थे, ब्लैक एंड व्हाइट, 3 उसमें से क्या है, रेड। बाकी बचे जो 2, वो कैसे, वो कुछ, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 रेड है और 3 जो है वो क्या कहते हैं, कुछ ऐसा है उनका पेस्टल कलर से ऐसे कुछ है, ठीक है। द ब्लॉट्स आर सिमेट्रिकल, ये ब्लॉट्स कैसे होता है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब समझते हो, सिमेट्रिकल का मतलब हुआ भैया ये बॉक्स है, इस बॉक्स के इस कोने में, इस कोने में, तो अगर मैं यहाँ से लाइन खींच दूं तो इधर दोनों साइड में ये मिल रहे हैं, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब एकदम एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। तो ओके, ये ब्लॉक्स जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। स्पेसिफिक शेप, इनका एक स्पेसिफिक शेप होता है या फॉर्म होता है। जैसे अभी हम इसकी बात करें तो ये देखो, रोरसा इंक ब्लॉट टेस्ट में, ये रोरसा इंक ब्लॉट टेस्ट का एक एग्जांपल दिखाया है। तो देखो इसमें सिमेट्रिक कहाँ से है, तुम्हें सिमेट्री यहाँ से दिखाई दी, ये है सिमेट्री, देखो इसमें बीचों बीच से ऐसे एक लाइन की है। एक मिनट देखो, ये मैंने इसके बीचों बीच से ऐसे एक लाइन की, ये जो लाइन है इसके इस पार भी सेम, इसके इस पार भी सेम, इसके इस पार भी सेम, इसके इस पार, तो इसी को बोलते हैं सिमेट्री, ओके। तो ये है कि कहते हैं कि भाई, तो ऐसे रोसा ने बनाया है एक इंक ब्लॉट टेस्ट। तो ये ध्यान रखना, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक का एक एग्जाम्पल है, ज्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप बढ़िया से पढ़ के जाओ, आराम से लिख करके आना, ठीक है। ईच ब्लॉट इज प्रिंटेड इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट कार्डबोर्ड, एक व्हाइट कार्डबोर्ड होगा उसी पे इंक ब्लॉट बना होगा। वो जो व्हाइट बॉक्स, व्हाइट कार्डबोर्ड का साइज है वो 7 इंच 10 इंच साइज में होता है, ठीक है। द ब्लॉट्स वर ओरिजिनली मेड बाई ड्रॉपिंग, पहले शुरू शुरू में क्या हुआ, ऐसे ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप कर दिया, फिर उसको पेपर को मोड़ दिया, जब पेपर को मोड़ दिया तो वो क्या हो जाते हैं, हाँ पेपर को मोड़ दिया जाता है तो वो पेपर को फोल्ड कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं तो वो दोनों साइड में आ जाता है, ठीक है। द कार्ड्स आर एडमिनिस्टर्ड इंडिविजुअली इन 2 फेजेस। अच्छा, इस कार्ड को क्या कहते हैं कि 2 फेजेस में एडमिनिस्टर किया जाता है, यानी कि जो सब्जेक्ट होंगे उनके ऊपर कितने, ये कार्ड्स को कितने फेजेस में दिया जाता है, 2 फेजेस। पहले फेज को बोला जाता है परफॉर्मेंस प्रॉपर फेज, पहले फेज को क्या बोला गया, परफॉर्मेंस प्रॉपर फेज, और दूसरे फेज को बोला गया इंक्वायरी फेज। पहले फेज को क्या बोला गया, परफॉर्मेंस प्रॉपर फेज, दूसरे फेज को क्या बोला गया, इंक्वायरी, दूसरे फेज को क्या बोला गया, इंक्वायरी, ओके।
तो चलो देखते हैं। पहले पेज में क्या किया जाता है, जो सब्जेक्ट को होता है वो कार्ड दिखाया जाता है, ये देखो कार्ड। अब बताओ इसमें क्या बना है, ये देखो कार्ड, और ये बताओ इसमें क्या बना। वो बच्चा देख कर के कार्ड, अरे भैया इसमें क्या बना है, मुझे तो लग रहा है सर सांप है। समझ आया कि नहीं समझ, ऐसा कुछ। ओके। ओके, तो एक कार्ड दिखा है, उस कार्ड में दिखा दिया भाई कि ये देखो कार्ड देखो। अब इस कार्ड में देख करके बताओ ये क्या है। वो बच्चा डर गया। वो बच्चा कहता है, नहीं सर इसमें तो मुझे लग रहा है सांप है। अरे भाई सांप नहीं है, वो रस्सी थी। लेकिन फिर ठीक है, उस बच्चे से ये परफॉर्मेंस प्रॉपर था उस पेज। अब बच्चे से सेकेंड पेज में मैं अब उससे करूंगा इंक्वायरी। मैं पूछूंगा बच्चे, ये बता तूने ऐसा क्यों कहा कि वो सांप है। तो बच्चा बताएगा कि एक्चुअली सर मैं परसों घूमने गया था पार्क में, तो पार्क में मुझे एक सांप दिखाई दिया। तो इसी वजह से मुझे लगा फिर से कि ये कहते हैं, इस पे पिक्चर में भी सांप है, इस वजह से मैंने सांप बोल दिया, मुझे तो लगा था कि सांप ही है। समझ रहे हो, ऐसा होता है इंक्वायरी। इंक्वायरी में क्या किया जाता है, उस बच्चे से उसके रिस्पॉन्स के कारण पूछे जाते हैं, भैया कि आपने ऐसा आंसर क्यों दिया, आपके जो ये पार्टिकुलर आंसर है उसका क्या बेसिस है, ऐसा आंसर आप क्यों दे रहे हो। ओके, कि आप इसका आंसर ऐसा ही क्यों दे रहे हो कि ये सांप ही है। तो बच्चा बताना शुरू कर दिया, ये सांप इसलिए है क्योंकि इसमें एक पूंछ है, इसमें एक मुंह है, तो ऐसे ही होता है सांप, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, फाइन जजमेंट इज नेसेसरी टू प्लेस अ सब्जेक्ट रिस्पॉन्स। अच्छा चलो, अब उस बच्चे ने रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स दे दिया। अब क्या करना पड़ेगा, उसके मैसेज को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। अच्छा भाई क्या है, अच्छा इंटरप्रिटेशन के लिए क्या चाहिए, बहुत एक्सपर्ट चाहिए। इंटरप्रिटेशन क्या मेरे जैसे लोग कर सकते हैं, नहीं भैया, कुछ एक्सपर्ट ट्रेनिंग लोग करते हैं, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग चाहिए होती है तभी। तो यही था भैया रोड इंक ब्लॉट टेस्ट। ओके, ज्यादा कुछ नहीं है। रोड इंक ब्लॉट टेस्ट में सीधा सीधा बात, इंक ब्लॉट टेस्ट में सीधा सीधा होता है कि आपके सामने कुछ चित्र रखे जाते हैं, आप उस चित्र को देखोगे, आप बताओगे कि अच्छा भाई वो मतलब इंक ब्लॉट से बना हो गया, और आपको वो बताना होगा कि अच्छा इसमें क्या सिचुएशन है। ओके, अब इसी का एक और दूसरा आता है प्रोजेक्टिव टेक्निक, जिसको हम बोलते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थीमेटिक का मतलब होता है भैया कहानी, कहानी बनाना है, ठीक है। द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। अब क्या होता है, आपको कोई एक चित्र दिखाया जाएगा, इसको बनाया किसने था, मॉर्गन एंड मरे ने बनाया। तो ध्यान रख लो, मॉर्गन एंड मरे ने किसको बनाया था, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। मॉर्गन एंड मरे ने किसको बनाया था, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ओके, रोरसा नाम ही था, हरमन रोरसा। अब उसमें कुछ एक्सपर्ट नहीं बनना था। इट इज लिटिल मोर स्ट्रक्चर्ड देन इंक ब्लॉट टेस्ट। ये इंक ब्लॉट टेस्ट है थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड। ओके, तो ध्यान रख लेना, जो थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट है, ये क्या कहते हैं कि ज्यादा ज्यादा क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है देन देन इंक ब्लॉट टेस्ट। ओके, यहाँ पे आपको क्या होता है, इसमें क्या होता है, 30 ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर कार्ड्स होते हैं, 30 ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर कार्ड्स होते हैं। अच्छा, और साथ में एक ब्लैंक कार्ड, एक खाली कार्ड होता है। ओके, ईच पिक्चर कार्ड डिपिक्ट्स वन एंड मोर पीपल। अच्छा, एक पिक्चर में क्या होता है, एक आदमी बना हो, या एक औरत बनी होगी, या एक आदमी और औरत बने होंगे, ऐसे अलग अलग कुछ भी बने हो सकते, कुछ भी मतलब मैन वुमेन, क्या कहते हैं, बच्चे छोटे, कुछ भी बने हो सकते हैं, पिक्चर्स बने होंगी। उस पे आपको कहानी बनानी होगी, नाम ही है थीमेटिक अप्रिसिएशन। यानी कि आपको वो पिक्चर देखना है और उसके ऊपर क्या बना दी होगी, कहानी। और वैसे भी आप लोगों को कहानी बनानी तो आती ही है। तो भाई, ईच पिक्चर इज प्रिंटेड ऑन कार्ड, हर कार्ड पे पिक्चर बने होंगे। सम कार्ड्स आर यूज्ड विद एडल्ट मेल्स। अच्छा, कुछ कार्ड्स होते हैं जो एडल्ट मेल्स को ही दिए जाते हैं, तो कुछ कार्ड्स होते हैं जो एडल्ट फीमेल को। लेकिन कुछ कार्ड जो होते हैं वो बच्चों को भी दिए जाते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स को दिए जाते हैं। और कुछ होते हैं कि कॉम्बिनेशन में कभी कभी यूज किए जाते हैं, ठीक है। मतलब कुछ कार्ड्स बच्चों को ही दिए जा सकते हैं, कुछ कार्ड्स तो ऐसे अलग अलग टाइप के हैं, उससे आपको ज्यादा लेना। 20 कार्ड्स आर अप्रोप्रिएट। कभी कभी क्या होता है, एक सब्जेक्ट के लिए 20 कार्ड, या कभी कभी 5 तक इवन यूज किया गया, कि 5 कार्ड से भी पता चल गया कि अच्छा भाई इन लोगों के दिमाग में क्या चलता रहता है। ठीक है, अब अच्छा देखो क्या होता है, द कार्ड्स आर प्रेजेंटेड वन। एक कार्ड दिया जाता है एक पर्सन, ठीक है, एक कार्ड एक दिया गया पर्सन। द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेल अ स्टोरी डिस्क्राइब द सिचुएशन। अब वो कार्ड दिया गया और उससे बोला कि आप इस पे कहानी बनाइए, तो वो कहानी बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, अब उससे पूछते हैं कि अच्छा इस सिचुएशन में ही ऐसा क्यों आया भी,
कि ऐसा क्या हुआ, अच्छा आगे इस मूवमेंट में क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अच्छा अब फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसका उस चित्र को देख करके समझना होता है। अच्छा अब जब उस चित्र को देखेंगे, लोगों को जो दिमाग में चल रहा होगा वही तो उसमें बताएंगे कि ना भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ओके। तो इसलिए अच्छा इसके स्कोरिंग के लिए कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसके स्कोरिंग के लिए कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ओके, फॉर स्कोरिंग टीएटी रिस्पॉन्स। द टी द टेस्ट हैज बीन मॉडिफाइड फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन और एज्ड के लिए ये टेस्ट थोड़ा सा, जो बूढ़े लोग होंगे, जो जो चिल्ड्रन होंगे उनके लिए क्या किया गया, ये टेस्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। और ध्यान में रख लो, जैसे वहां पे मैंने बताया था जे, कुछ याद आया, JMPI, ओके। वैसे ही यहाँ पर भी क्या हुआ, उमा चौधरी ने बना दिया है इंडियाज एडेप्टेशन ऑफ टीएटी। इंडियाज एडेप्टेशन ऑफ टीएटी किसने बनाया, उमा चौधरी ने बनाया, ओके ठीक है। और ये देखो एक टीएटी कार्ड है ऐसे ही। अब इस पे ही आपको एक कहानी बनानी, ठीक है, इसको देख करके आपको एक कहानी बनानी है कि ऐसा ही एक कार्ड, ओके। तो ये था, हमने पढ़ लिया दूसरा, ठीक है, एक इंक ब्लॉक टेस्ट पढ़ लिया, एक इंक ब्लॉट टेस्ट पढ़ लिया, और दूसरा हमने पढ़ लिया कि क्या कहते हैं कि ये कहानी पढ़ी। अब हमारा ये जो तीसरे नंबर पे एक बात आती है कि भाई चलो, अब तीसरा नंबर है इसमें रोजन ज्विग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, पीएफ स्टडी बोला गया क्या, रोजन ज्विग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। अब देखो क्या होता है, ये तीसरा टेस्ट आ गया, ये तीसरा टेस्ट आ गया। आपने सबसे पहला पढ़ा था इंक ब्लॉट टेस्ट, सबसे पहला आपने क्या कहते हैं कि प्रोजेक्टिव टेक्निक में सबसे पहला पढ़ा इंक ब्लॉट टेस्ट। अब आप दूसरा पढ़ने वाले हो, दूसरा पढ़ चुके हैं आपने, दूसरा आपने पढ़ा था क्या कहते हैं कि इंक ब्लॉट टेस्ट के बाद में आपने टीएटी पढ़ लिया, थीमेटिक अप्रिसिएशन, ओके टेक्निक। अब तीसरा आ रहा है, तीसरे का नाम है हाँ पिक्चर फ्रस्ट्रेशन थे स्टडी, पीएफ स्टडी। अब क्योंकि ये पीएफ स्टडी किसने दी है, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी किसने दी है, इसको दिया है रोजन ज्विग ने, रोजन ज्विग ने। अच्छा इसमें क्या होता है, आपको एक कुछ पिक्चर्स दिखाई जाएगी, आप उस पिक्चर को देख करके फ्रस्ट्रेट हो जाओ, भाई ऐसा क्या हो, मतलब कि ऐसा कुछ सिचुएशन दिखाएंगे कि आपको एकदम फ्रस्ट्रेट कर देंगे, ओके। और आपसे पूछा जाएगा कि अगर सामने कोई भी पर्सन अगर फ्रस्ट्रेट होगा इस सिचुएशन में तो वो क्या करे, कोई भी पर्सन अगर इस सिचुएशन में फ्रस्ट्रेट होते हैं तो वो क्या करे, ऐसी बात आ जाती है। तो अब आपके मन में जो चल रहा है वही बता दोगे ना, भाई अगर कोई फ्रस्ट्रेट होगा तो वो ऐसे कर सकती है, या कोई फ्रस्ट्रेट होगी तो ऐसे कर सकती, लाइक ऐसे कुछ बता सकते हैं, मतलब जो आपके मन में चल रहा है वही। तो इसका नाम है रोजन पिक्चर्स फ्रस्ट्रेशन स्टडी, तो इसको बोल दिया गया पीएफ स्टडी, किसके द्वारा दिया गया, रोजन जिग, ओके। दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय रोजन जिग टू असेस हाउ पीपल एक्सप्रेस अग्रेशन इन फेस ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। तो इनको जानना था कि भैया लोग गुस्से में क्या करते हैं, इनको रोजन जिग को जानना था, रोजन जिग को जानना था कि लोग गुस्से में क्या करते हैं। तो इन्होंने जानने के लिए क्या कर दिया, इन्होंने जानने के लिए एक टेस्ट, उसका नाम रख दिया पीएफ स्टडी, पीएफ मतलब पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। द टेस्ट प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ कार्टून, कुछ कार्टून की पिक्चर ऐसे लगातार ऐसे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट की जाएगी, और आप मतलब जो दूसरा पर्सन होगा या उसके उसको फ्रस्ट्रेट, कि भाई तू फ्रस्ट्रेट हो जाए, ऐसी कुछ सिचुएशन वो क्रिएट करते हैं। और मतलब कि या उसकी किसी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में उसका इंटरेक्शन लाते हैं पर्सन का, फिर पूछते हैं द सब्जेक्ट इज आस्क्ड, उस सब्जेक्ट से पूछेंगे आप बताओ ये फ्रस्ट्रेटेड पर्सन क्या कर सकता है। द एनालिसिस ऑफ रिस्पॉन्स इज बेस्ड ऑन द टाइप एंड डायरेक्शन ऑफ एग्रेशन। तो अब भाई कि जैसा एग्रेशन होगा कैसा एग्रेशन आएगा इस सब पे डिपेंड करता है। तो इस पे क्या किया जाता है, इसमें जानने की कोशिश किया जाता है कोई पर्सन किसी भी सिचुएशन में कैसे काम, ठीक है, मेड टू एग्जामिन वेदर द फोकस इज ऑन। अच्छा इसमें मेन चीज ये टेस्ट लिया क्यों गया, ये देखना चाहते हैं जो ये पर्सन है, जो पर्सन जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं उनका ध्यान किधर, उनका ध्यान क्या फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर है, या उनका ध्यान खुद को प्रोटेक्ट करने में, वो जो फ्रस्ट्रेटिंग पर्सन है उसको प्रोटेक्ट करना है, या या तीसरा चीज क्या करना है कि वो सॉल्यूशन है। लाइक जैसे अब मान लो कि अब आप घर में बैठे हो, अब आपका है एग्जाम, अब पड़ोसी ने बचा दिया तो उससे गाना, अब आप हो जाओगे फ्रस्ट्रेट, तब करोगे कि क्या, अब जाकर के उसके
उसका बिजली का तार काट दो कि अब इसके यहाँ लाइट नहीं, अब ये गाना ही नहीं। तो मतलब क्या आपके सॉल्यूशन पे चले। दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि आप यही ध्यान देते रहो कि भाई यार ये गाना क्यों चला दिया है, मेरी तो पढ़ाई ही नहीं हो पा रही है, ऐसा कुछ। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है कि आप किस पे ध्यान जा रहा है इस चीज को लेकर के, फ्रस्ट्रेशन को लेकर के, इसमें बस इतनी सी बात थी। द डायरेक्शन ऑफ एग्रेशन मे बी टूवर्ड द एनवायरनमेंट, वही जिस एनवायरनमेंट ने सिचुएशन क्रिएट किया उसके ऊपर जा सकता है, या खुद की तरफ भी डायरेक्ट जा सकता है ये। कुल मिलाकर के पीएफ स्टडी इसी को कहते हैं। और परीख ने पीएफ स्टडी को इंडियन वर्जन में लाया। ठीक है, पैरिक हैज अडॉप्टेड दिस टेस्ट फॉर यूज विद इंडियन पॉपुलेशन के साथ में करने के लिए परीक ने इसको अडेप्ट किया। तो ध्यान रखना, परीक से नाम, पीछे परीक नाम है, पीछे पीएफ स्टडी है जो रोजन जी ने दिया था। ओके, इतना क्लियर। अब एक और टेस्ट आता है जिसका नाम है सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में क्या होता है, आपको सेंटेंस कंप्लीट करना पड़ता है, जैसे माई फादर इज माई हीरो, ऐसा कुछ, ऐसा कंप्लीट करोगे। माई ग्रेटेस्ट फियर इज एग्जामिनेशन। हाँ, द बेस्ट थिंग अबाउट माई मदर इज हर कंपैशन। ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ माई फ्रेंड। तो ये सब बातें आपने बता दी, तो ऐसा कुछ कंप्लीशन, तो इससे पता चलेगा भाई कि आपके दिमाग में इनको लेकर के क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसको जानना है तो आप क्या करते हो, एक सेंटेंस कंप्लीशन। तो इसमें क्या होता है, कुछ आपको इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग पार्ट थोड़ा सा लिखा होगा, प्रेजेंटेड होगा, लिखा होता है। बाद वाला जो होता है वो खाली होता है। It is held that this type ending used by subjects reflect their attitude। तो उनका एटीट्यूड आएगा, उनका मोटिवेशन, उनका जो सब्जेक्ट होंगे उनका इनके प्रति पता चलेगा कि अच्छा भाई कि उनका कॉन्शियस या अनकॉन्शियस बातों में उनका कैसे ये चल रहा है, क्या बातें चल रही हैं। तो ऐसी चीजें दे दी जाती हैं। ठीक है, ये एक टेस्ट हो गया। फिर एक आता है ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। एक टेस्ट और आता है जिसका नाम है ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको एक इमेज बनाने की दी जाती है कि अच्छा आप एक चित्र बढ़िया सा बना। ओके, तब क्या होता है, इट इज अ सिंपल टेस्ट इन विच द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू ड्रॉ अ पर्सन शीट ऑफ पेपर। तो क्या करते हैं, कहते हैं भैया इस पे ये शीट ऑफ पेपर है, इसमें फटाफट क्या करो कि आप एक किसी पर्सन का क्या कहते हैं कि चित्र बना दो। अ पेंसिल और इरेजर आपको दे दिया जाता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ड्राइंग द सब्जेक्ट इज जनरली आस्क्ड टू ड्रॉ द फिगर ऑफ अपोजिट सेक्स पर्सन। अब फिर कहते हैं भाई कि एक क्या कहते हैं फीमेल की चित्र बना दो। फाइनली मतलब मेल या फीमेल जो भी अपोजिट सेक्स होंगे उनकी चित्र बनाने की बात की जाती है। फाइनली द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू मेक स्टोरी। अब कहते हैं भाई कि एक कहानी बना दो, इस चीज के ऊपर कहानी बना दो। तो इसमें क्या होता है, ऐसी चीजें चलती हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि इसमें क्या है, कुछ कहानी। सम एग्जांपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस आर एज फॉलो। तो अब इसमें कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं, क्या क्या इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है। Omission of facial features suggests that the person tries to evade a highly conflict-ridden interpersonal relationship। अब मान लो उन्होंने फेशियल फीचर सही से नहीं, फेशियल फीचर सही से नहीं बताया, तो इसका मतलब होता है कि वो पर्सन उससे दूर भागना चाह रहा है, वो पर्सन उससे दूर भागना चाह रहा है, उस सिचुएशन से बाहर निकलना। ग्राफिक emphasis on the neck suggests lack of control over impulses। अगर मान लो कि गर्दन के पास में क्या कहते हैं कि जो चित्र बनाया है वहां पे क्या कहते हैं कि सही से चीजें नहीं बन पाई हैं, इससे पता चल रहा है कि आपका अपने इम्पल्सेस पे ही कंट्रोल नहीं है, उसका आपका इम्पल्सेस पे ही अपने कंट्रोल नहीं है। डिस ये चित्र में जो भी होगा उसके हिसाब से पता चलता है। डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज हेड सजेस्ट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसीज। अगर किसी ने बड़ा सा हेड बना दिया तो इससे पता चलता है उसको ब्रेन डिसीज है। एंड प्री ऑक्यूपेशन विद हेडेक, और उसको सर दर्द होता रहता है। किसी ने बड़ा सा हेड सर बना दिया तो इसका मतलब उसको सर दर्द होता है। ऐसी कुछ बातें यहाँ से पता चलती है। ओके, इतना बात समझ आया। फिर अगला, अब देखो ये जो चीजें हमने बता दी है, अब देखो ये जो यहाँ पे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में भी कुछ ना कुछ फायदे होंगे, कुछ ना कुछ नुकसान होंगे, समझते हैं। द एनालिसिस ऑफ पर्सनैलिटी विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हाँ भाई, लगता भी है कि हाँ ठीक है यार, सही है। इसमें देखो चित्र वगैरह मिलते हैं, बाकी बच्चे काफी खुश होते हैं। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द अनकॉन्शियस मोटिव। ये हमारे अनकॉन्शियस मोटिव को समझने में हेल्प करते हैं। और ये हमारे डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट, जो अंदर छुपे हुए कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको समझने में हेल्प करते हैं।
हमारे इमोशनल कॉम्प्लेक्सेस को समझने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होता है कि इसमें आपको लिमिटेशन क्या है कि भाई आपको इसको इंटरप्रेट करने के लिए कोई छोटे मोटे चीज नहीं चाहिए, बढ़िया सोफिस्टिकेटेड स्किल चाहिए, जो लोगों को बढ़िया ट्रेनिंग मिल चुकी है उनको, ठीक है, जिनको ट्रेनिंग मिल चुकी है। क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? देयर आर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द रिलायबिलिटी ऑफ स्कोरिंग एंड वैलिडिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किस चीज की है? प्रॉब्लम है कि भाई ये कहते हैं कि रिलायबिलिटी ऑफ स्कोरिंग की, क्या स्कोरिंग सही है या नहीं इस चीज की हुई। और दूसरा चीज वैलिडिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन सही से हुआ या नहीं इस चीज का भी प्रॉब्लम होता है। तो इसके दो लिमिटेशन है, बाकी कुछ नहीं लिमिटेशन है। हाँ, ठीक है। एक तो सोफिस्टिकेटेड स्किल्स चाहिए भाई ट्रेनिंग के लिए, वो तो हमेशा मतलब स्किल, मतलब कि अगर ट्रेंड पर्सन होंगे तभी तो वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो फिर वही प्रॉब्लम किसके साथ में? रिलायबिलिटी ऑफ स्कोरिंग के साथ में और वैलिडिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन। लेकिन ज्यादातर लोग ये काफी ज्यादा यूज करते रहते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ओके। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।